वेलकम बैक माय डियर व्यूअर्स टू द अनदर वीडियो। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। अब ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल या फिर कंसेप्ट आपको क्या बोलता है, इसको बताने से पहले आप मुझे पहले ये बताइए कि ये रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, ये रिकॉग्निशन वर्ड का मतलब क्या होता है, फिर इस कंसेप्ट को बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, रेवेन्यू का सीधा अर्थ होता है अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। जब कोई भी सेलर या फिर बिजनेसमैन अपने गुड्स को बेच के या फिर अपने सर्विस को रेंडर करके प्रोवाइड करके जो भी पैसे इकट्ठे करता है, उस पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं। सपोज कि मैं एक फर्नीचर सेलर हूं, मैं अपने फर्नीचर को बेचता हूं और कस्टमर से पैसे लेता हूं, तो वो पैसा क्या है मेरा, वो पैसा मेरा रेवेन्यू है। मैं एक फ्रूट सेलर हूं, मैं फ्रूट्स बेचता हूं और पैसे इकट्ठा करता हूं, तो वो पैसा मेरा क्या है, रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू वर्ड का मतलब तो आप समझ गए। और रिकॉग्निशन का मतलब समझाइए। रिकॉग्निशन का सीधा मतलब हुआ आइडेंटिफिकेशन, पहचानना। तो अब इस कंसेप्ट की मीनिंग समझिए कि सर रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट हमें क्या बोलता है। तो इसका सवाल आपसे यह है कि कब कोई भी बिजनेसमैन या फिर सेलर अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर दे, कहने का मतलब रिकॉर्ड कर ले, पहचान ले। आखिर कौन सा वो समय होगा जब उसे गुड्स का ऑर्डर मिलता है तब उसे पहचान ले कि हाँ ये मेरा रेवेन्यू है। सर क्या उसे जब एडवांस मिलता है तब पहचान ले, जब वो गुड्स को डिलीवर करे, आखिर कब वो समय है? इसी सवाल का जवाब आपको इस पूरे वीडियो में मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, रेवेन्यू इज डीम्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन ownership of the goods has been transferred and when buyer is legally liable to pay the amount। इसका सीधा मतलब यह हो गया कि कोई भी सेलर या फिर बिजनेसमैन रेवेन्यू को तब रिकॉर्ड करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, मान लेगा कि ये मेरा रेवेन्यू है जब गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए और बायर लीगली बाउंड हो जाए उस पैसे को देने के लिए। तो सर मुझे पहले यह बताइए कि कोई भी गुड्स का ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा, कोई भी बायर लीगली बाउंड कब होगा? ओके, मैं अभी बताता हूं। देखिए, जब कोई भी सेलर अपने गुड्स की डिलीवरी कर दे, किसको, बायर को, तब हम समझेंगे कि इस गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। या फिर जब कोई भी सेलर बायर के नाम पे डीड रेडी कर दे, टाइटल डीड रेडी कर दे, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कर दे, जिसमें कि ये साफ साफ लिखा है कि ये गुड अब बायर का हुआ। ये दोनों प्रोसेस हो जाएगी, तब आप समझ लोगे कि गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। तो जब सेलर बायर के नाम पे ओनरशिप उस गुड्स की ट्रांसफर कर दे और बायर जो है लीगली बाउंड हो जाए कि हां अब ये गुड्स मेरा है और मुझे पैसे देने होंगे, वो पैसा अभी एट ए टाइम दे या ना दे वो अलग बात है, लेकिन वो लीगली बाउंड हो जाए कि हां अब मुझे पैसे देने होंगे, तब आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर दोगे। आइए जरा इसके कुछ कीवर्ड्स को हम सीखते हैं जिससे ये कंसेप्ट आपको और अच्छे से समझ में आए। देखिए, ऑर्डर डेट, जिस दिन कस्टमर आपको ऑर्डर देता है गुड्स की, तो क्या उस दिन ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं। इट इज जस्ट अ इंफॉर्मेशन, नॉट अ सेल। ऑर्डर करना जस्ट इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन है कि हां मुझे ये गुड्स चाहिए, ये एक सेल नहीं हुआ, आपने ओनरशिप गुड्स की ट्रांसफर नहीं की, ये तो सिंपल बायर ने आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है कि मुझे वो गुड चाहिए। तो क्या जिस दिन ऑर्डर मिलेगा आप उस दिन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उस दिन ना तो लीगली बाउंड होगा बायर, ना तो आप गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर किए हो। वेरी नाइस। नेक्स्ट वर्ड, सम एडवांस रिसीव। सपोज करिए कि कोई बायर आपके शॉप पे आया और आपको कुछ एडवांस दे दिया कि हाँ मुझे ये गुड चाहिए, क्या आप उस दिन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दोगे एज ए सेलर? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिस दिन आप एडवांस रिसीव कर रहे हो उस दिन ना ही आप ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो और न ही बायर लीगली लायबल है। वो तो आपको पहले पैसा दे दिया, अगर उसको कल नहीं अच्छा लगा तो आपके यहां से पैसा लेगा और जाएगा, क्योंकि आपने अभी तक तो गुड्स भी डिलीवर नहीं किया है। तो जब भी आपको एडवांस मिले तब आप ये बात सेट कर लें कि आपको उस वक्त रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करना है। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, कैश रिसीव। जब भी आपको एडवांस मिलेगा तो कैश तो मिल जाएगा, बट नाइदर द ओनरशिप ट्रांसफर नॉर द बायर इज लीगली लायबल। जिस दिन आपको एडवांस मिल जाएगा उस दिन आपने गुड्स भी ट्रांसफर नहीं किया है और ना ही जो ओनर है वो लीगली लायबल है कि हाँ आपको ये लेना ही होगा, क्योंकि लीगली लायबल तब होता है जब गुड्स उसके नाम पे ट्रांसफर कर दी जाए या फिर गुड्स उसके यहां पहुंच जाए। तो ऑर्डर डेट को भी आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करना है और एडवांस रिसीव करके भी आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करना है। तीसरी डेट, व्हेन गुड्स डिलीवर।
जिस दिन गुड्स डिलीवर हो जाएगा, हाँ सर इस दिन तो हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि जिस दिन गुड्स डिलीवर हो जाएगा उस दिन ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाएगा और बायर भी लीगली लायबल हो जाएगा कि हाँ अब आपसे मुझे पैसे चाहिए। तो इस दिन आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख लो कि हाँ ये मेरा रेवेन्यू है। हाँ वो पैसे दे रहा है या नहीं, मतलब कि कैश एट ए टाइम आपको दे रहा है या नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रोसेस हैम्पर नहीं होगा, कैश के प्रोसेस से नहीं। अब देखिए, when full amount is received, जब सारा अमाउंट आपको मिल जाए तो क्या तब आप रेवेन्यू मानोगे? देखिए जरा इसका जवाब, नाइदर गुड डिलीवर नॉर बायर इज लीगली लायबल। एडवांस अमाउंट और फुल अमाउंट दोनों का प्रोसेस सेम है। आप मुझे सारे पैसे दे दो कि मुझे ये गुड्स चाहिए, लेकिन क्या अभी तक मैंने आपको गुड्स ट्रांसफर किया है? बिल्कुल भी नहीं। क्या आप लीगली लायबल हो कि हाँ मुझे पैसे दे ही दोगे? आपको नहीं अच्छा लगेगा, अपने पैसे लेके चले जाओगे, क्योंकि मैंने गुड्स अभी तक आपको नहीं दिया है। तो आप रेवेन्यू एक ही शर्त पे रिकॉग्नाइज करोगे, कब? जब गुड्स डिलीवर हो जाए या फिर बायर के नाम पे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, दैट मींस टाइटल डीड रेडी हो जाए। उसके बाद जिस दिन फुल अमाउंट होगा उस दिन भी आप रेवेन्यू नहीं रिकॉग्नाइज करोगे, ऑर्डर डेट को भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, एडवांस के दिन भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सारे सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब करना है, जब गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए और बायर लीगली लायबल हो जाए। अब जरा इस कंसेप्ट में और आगे चलते हैं, जरा बोर्ड पे देखिए। इट इज नॉट रिलेटेड विथ रिसिप्ट ऑफ कैश। इसका मतलब यह हो गया कि जब गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए और बायर लीगली लायबल हो जाए, इतने ही काफी है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए। अब कैश ट्रांसफर हुआ या नहीं इसका कोई मतलब नहीं है। कैश हो सके बायर कुछ दिन बाद दे या अभी दे दे, इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, उसके नाम पे गुड्स हो जाना चाहिए और गुड्स उसके घर पहुंच जाना चाहिए और हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। तो आइए अब हम कुछ इस कंसेप्ट के एक्सेप्शंस को पढ़ें। जैसे कि सम स्पेशल केसेस, सबसे पहले लिखा हुआ है इन केस ऑफ इनकम। इनकम के केस में आप रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? क्या वहां भी ओनरशिप और लीगली लायबल वाली बात होगी? बिल्कुल भी नहीं। ये 4 केस इस रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट का एक्सेप्शन है। इन चारों केस में आप ओनरशिप एंड लीगली लायबल वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाओगे। देख लो आप, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, सैलरी रिसीव, कमीशन रिसीव, इन चारों चीज में ऐसे सारे बहुत सारे इनकम, क्या इसमें कुछ ओनरशिप वाली बात है? बिल्कुल भी नहीं। अब मान लीजिए कि ये रूम है, ये रूम मेरा है और मैं इसे किसी को दूसरे को लेट आउट कर दूं, तो जो रेंटी है वो मुझे रेंट देगा। तो मैं इस रेंट को कब इनकम मानूंगा? तो मैं यहां पे इनकम मानते समय टाइम बेसिस फॉलो करूंगा। वो इनकम जिस समय से रिलेटेड होगा उस समय मैं उसे इनकम मानूंगा। फॉर एग्जाम्पल कि 2 महीने के लिए जून जुलाई मैंने अपने रूम को, बिल्डिंग को लेट आउट किया, लेकिन मुझे रेंट मिला जून जुलाई का अगस्त में। तो बताइए मुझे रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए? सर वो मुझे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज अगस्त की नहीं, जून और जुलाई की करनी चाहिए, क्योंकि वो रेंट रिलेटेड कब से है? जून और जुलाई से। भले ही मिला मुझे कब? अगस्त में। तो मुझे कैश बेसिस पे नहीं, टाइम बेसिस पे ऐसे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना होगा। यहां पे ओनरशिप और लीगली लायबल और बायर वाली कंडीशन चेक नहीं होगी। यहां पे हम सीधा हिसाब लगाएंगे टाइम बेसिस, जहां से इनकम रिलेटेड होगा वहां पे उसको रिकॉग्नाइज कर दीजिए। अब ये तो हो गई एक एक्सेप्शन। अब आगे चलते हैं। इंस्टॉलमेंट, जब आप गुड्स को खरीद के आते हो इंस्टॉलमेंट में, हायर परचेज में, ऐसे केस में आप कब रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करोगे? तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इंस्टॉलमेंट रिसीव। जैसे जैसे आपको कस्टमर से इंस्टॉलमेंट रिसीव होते जाएगा आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दोगे। सर जब तक नहीं कुछ मिला तब तक कुछ मत करना। जैसे पहला इंस्टॉलमेंट मिला रेवेन्यू रिकॉग्नाइज, दूसरा इंस्टॉलमेंट मिला रेवेन्यू रिकॉग्नाइज। यहां पे ओनरशिप वाली कंडीशन चेक नहीं करना है, बायर वाली कंडीशन चेक नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, माइनिंग। सपोज करिए कि कोई आपका कोल माइन है। अब माइनिंग के केस में आप अपना रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? तो जैसे माइनिंग करके जो भी प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होते के साथ आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लोगे। सर प्रोडक्शन होने से क्या हुआ? जब तक बिकेगा नहीं तब तक नहीं, नहीं नहीं, आपको वेट नहीं करना है उसको सेल होने का। जैसे उस माइन से कुछ प्रोडक्शन हो जाए रेवेन्यू रिकॉग्नाइज। वेरी गुड। नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन। अब आपको पता है कि बड़े बड़े बिल्डिंग को या फिर सोसाइटी को बनने में काफी दिन लग जाता है। तो आप ऐसे केस में क्या, जब आप बिल्डिंग शुरू किए अभी और 4 साल बाद बना, तो आप 4 साल रुकोगे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। यहां पे देखिए,
प्रोपोर्शनेट बेसिस मतलब जितना बिल्डिंग आपका बन जाएगा उतने का आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लोगे। सपोज करिए कि अगर 1 फ्लोर बन गया तो 1 फ्लोर में जितना रेवेन्यू है उतना रिकॉग्नाइज कर लिए। आपको भी 5 फ्लोर बनाना है तो जैसे जैसे प्रोपोर्शन पूरा होते जाएगा परसेंटेज वाइज 20% कंस्ट्रक्शन हो गया 20% इनकम बुक कर लीजिए, 50% हो गया 50% रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया कंप्लीट डिस्कशन रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट का। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर कहीं दिक्कत है तो उसे भी बताएं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।